हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर कोई महाद्वीप माना जाता है और जिसको विकास के मामले में सबसे आगे माना जाता है तो वो है यहाँ पर यूरोप। यूरोप का जो छोटा सा छोटा देश भी है ना, वो विकास के मामले में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन सबसे बहुत ज़्यादा आगे है। और वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा है और जीवन स्तर वहाँ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर मान के चलिए कि दुनिया में अगर आइडियल महाद्वीप, आइडियल देश कहाँ पर मिलेंगे तो वो यहाँ पर यूरोपियन देश मिलेंगे। लेकिन हालांकि वे भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो बाकी के जो दूसरे देश है उनसे तो ज़्यादा अच्छे माने जाते ही हैं। और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़ास मानी जाती है, क्योंकि देखा जाए तो उसकी जो पॉलिटिक्स है पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है कि भाई यूरोप क्या करने वाला है, यूरोप जो है ना किसकी कैसी मदद करने वाला है, वो सब यहाँ पर जो है ना यूरोप से देखा जाता है। और यूरोप को जो ख़ास तौर से 3 देश उसको ज़्यादा चलाते हैं, एक तो है फ्रांस, दूसरा जर्मनी और तीसरा है यूके। तो इन 3 देशों की ट्रायोलॉजी जो है ना ये पूरे महाद्वीप को चलाती है और उसके हिसाब से जो नीतियाँ बनती है वो पूरे जो यूरोप है उसमें यहाँ पर लागू हो जाती है। तो देखा जाए तो ये 3 देश हैं जो पूरे यूरोप के विश्व गुरु हैं, मतलब क्या विश्व गुरु नहीं, यूरोप गुरु हैं। तो ये 3 देशों की चलती है पूरे यूरोप में, तो इसी वजह से यहाँ पर उनकी बोलबाला है। लेकिन अब देखा जाए तो इन 3 देशों के जो नेता है, जैसे कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज और इसके अलावा यूके के स्टारमर्स, वो दुनिया में तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेप भी ले रहे हैं ताकि अपनी छवि को दुनिया भर में चमकाया जा सके। लेकिन अपने ही देश में यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आने वाला चुनाव वो यहाँ पर हार जाए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई दुनिया में तो ये विश्व गुरु हैं, लेकिन अपने ही देश में फिसड्डी है। भाई विश्व गुरु तो ये माना जाता है कि उसके हिसाब से पूरी दुनिया चले। भाई यूरोप में 3 देशों के हिसाब से पूरा यूरोप चलता है और काफ़ी ज़्यादा दूसरे देशों को भी वो प्रभावित करता है। तो वो एक तरह से कहा जाए तो वो विश्व गुरु हैं। ठीक इसी तरह से भारत भी यहाँ पर विश्व गुरु बनने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक भी ये तमगा भारत को हासिल है ही नहीं हुआ। हम कितना भी कह दो विश्व गुरु, लेकिन अभी तक हम यहाँ पर विश्व गुरु बने नहीं हैं। हम यहाँ पर फर्म स्टैंड किसी भी मुद्दे पर लेते नहीं हैं, चाहे वो इजराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा हो या फिर रशिया और यूक्रेन का मुद्दा हो। तो हमारा यहाँ पर किसी भी के साथ फर्म स्टैंड नहीं है, तो दुनिया वाले हमें विश्व गुरु की तरह ट्रीट करते नहीं हैं। तो यही चीज़ है। लेकिन हाँ, ये जो फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, इनका एक फर्म स्टैंड होता है, तो इसी वजह से उनको एक तमगी मिली हुई है विश्व गुरु वाली। तो भाई इनकी जो तमगा है विश्व गुरु वाला वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डेंट हो रहा है। तो बात करते हैं इसके बारे में कि जो नेता हैं इन तीनों देशों के वो किस तरह से दुनिया में तो पॉपुलर है, लेकिन देश में वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं और आने वाले शायद चुनाव में वो हार भी जाए। तो बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो है ना ये जो विश्व गुरु की छवि है वो भारत को बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं यूके के बारे में। तो यूके में चल क्या रहा है, तो देखिए यूके में आजकल जो है ना पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया है। पहली बात तो ये है कि यूके यहाँ पर जो है ना डिस्कशन कर रहा है अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट से, अमेरिका से, कि किस तरह से रशिया का जो एग्रेशन है नेटो के प्रति उसको यहाँ पर हैंडल किया जाए। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर रशिया ने पहले पोलैंड के आसपास यहाँ पर जो है ना ड्रोन दिखाए थे, मतलब कि यहाँ पर वो यूक्रेन में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ जो ड्रोन थे वो पोलैंड के एयर स्पेस में भी चले गए। तो उसने क्या किया कि पोलैंड ने उनको यहाँ पर शूट डाउन कर दिया। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि पोलैंड ने नेटो का आर्टिकल 4 को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें यहाँ पर डिस्कशन था कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना सिचुएशन को संभाला जाए। वो आर्टिकल 5 नहीं था जिसमें कलेक्टिवली रिटेलिएट करने का जो है ना प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर हाँ आर्टिकल 4 को एक्टिवेट कर दिया गया था। तो इस वजह से यहाँ पर यूके के जो स्टारमर है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर किया जाए, क्या किया जाए। तो ये थी। लेकिन इसी बीच में यूके के जो एम्बेसडर है अमेरिका को, यानी कि यूके के आदमी एम्बेसडर जो अमेरिका में बैठते हैं, पीटर मेंडलसन, उनका एक स्कैंडल सामने आ गया। और वो ये था कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उसमें उसका नाम आ गया। अब एप्स्टीन फाइल अमेरिका में एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है और ऐसा हॉट टॉपिक है जिसकी वजह से आने वाले समय में शायद कई सारे देशों की सरकारें भी जा सकती हैं अगर उनके किसी नेता का नाम उसमें आ जाए तो। लेकिन यहाँ पर जो लेबर पार्टी के जो ये सरकार है उसमें जो एम्बेसडर गए हैं अमेरिका को, पीटर मेंडलसन, उसका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया। और ये एप्स्टीन एक जो है ना यहूदी एक चाइल्ड ट्रैफिकर था। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदे काम करवाता था। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो एडोलेसेंट है बच्चियाँ, उनसे ये जो है ना अपने वीआईपी कस्टमर्स को ट्रीट करवाता था। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब
बहुत ही डिस्गस्ट चीज़ यहाँ पर कराता था, और उसमें कई सारे नेताओं के नाम शामिल है, जिसमें से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम शामिल है। और इसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में फ्रस्ट्रेशन है कि भाई जो नाम है उसको सामने लेकर आना चाहिए। ना सिर्फ ये अमेरिका में आवाज़ आ रही है बल्कि यूके में भी आवाज़ आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर पीटर मेंडलसन का जो नाम आया है कि पीटर मेंडलसन का नाम भी इसमें शामिल है, इसकी दोस्ती थी एप्स्टीन के साथ। तो इससे कहीं ना कहीं जो लेबर सरकार है, जो केयर स्टारम है, वो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके ऊपर दबाव है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना डाउन जा रही है। तो एक मुद्दा यहाँ पर ये है, और इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी केयर स्टारमर की डाउन हो गई है। और अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस के बारे में। फ्रांस में यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे भाई। चुनाव जीता, फिर दोबारा से चुनाव जीता, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि वो चुनाव बार बार जीत रहे थे। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। उसकी वजह है यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पर उनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे भाई, मैक्रोन यहाँ पर राष्ट्रपति है, तो उन्होंने अपना एक प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट कर रखा था भाई। जो फ्रांस में जो पावर है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास होती है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में यहाँ पर पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया राष्ट्रपति ने, इमैनुअल मैक्रोन ने। तो यहाँ पर अभी वो कुछ बजट स्पेंडिंग में कट कर रहे थे, तो उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टॉर्म आ गया वहाँ पर। और इससे क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिज़ाइन देना पड़ गया भाई, कि भाई अब यहाँ पर मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ पर ये सब काम नहीं कर सकता इतने दबाव में, मैं रिज़ाइन देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है। अब देखिए जो फ्रांस का जो बजट है ना वो हर साल यहाँ पर डेफिसिट में जाता है, यानी कि उसके पास इतना पैसा आता नहीं है, लेकिन खर्चे ज़्यादा है उसके। तो क्या होता है कि उसको बोरो करना पड़ता है, और इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब देखिए फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक काफ़ी बड़ा और अहम पार्ट है। तो यूरोपियन यूनियन की कुछ पॉलिसीज़ है, और उसमें यहाँ पर ये है कि जो बजट डेफिसिट सीलिंग है ना वो पूरे बजट का 3% होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो बजट होगा वो यहाँ पर उसकी जो सीलिंग होगी डेफिसिट की वो 3% होगी। अगर मान लीजिए आपका जो बजट है वो 100 रुपये है, तो उसमें से आप जो है ना 3 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो वो डेफिसिट के तौर पर। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो है ना यूरोपियन यूनियन में चलती हैं। तो अब देखिए इसी डेफिसिट सीलिंग को मीट करने के लिए उन्होंने यहाँ पर जो है ना लगभग 43 बिलियन US डॉलर का जो है ना बजट कट जो है ना उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया कि भाई हम यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है ना बजट कम करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है फ्रांस का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो लोग जो है ना उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पर जो है ना कम करना नहीं चाहते। वो तो जिस तरह से मौज में रहते थे वो वैसे मौज में रहना चाहते हैं, और अक्सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए प्रोटेस्ट शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा टीयर गैस छोड़े, बहुत ज़्यादा लाखों हज़ारों लोग यहाँ पर जो है ना फ्रांस की सड़कों पर उतर आए और सरकार की इस नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई कैसे तुम यहाँ पर बजट कम कर सकते हो। इससे यहाँ पर लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो भी यहाँ पर इफेक्ट हो रही थी, और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी यहाँ पर डाउन हो रहा था। तो यहाँ पर लोगों ने सोचा कि अरे यार ये से तो हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी भाई, ये नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पर इसके विरोध में हैं। तो यहाँ पर क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो किया, और इससे क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ गया। और अब यहाँ पर जो है ना प्राइम मिनिस्टर तो रिज़ाइन देकर चला गया, अब दबाव आ गया है मैक्रोन के ऊपर। और मैक्रोन ने अभी तक भी ये संकेत नहीं दिए कि वो जो बजट स्पेंडिंग में जो कट है वो यहाँ पर रोल बैक करेगा या नहीं। तो यहाँ पर जो है ना वो शायद हो सकता है कि बजट में कट कर ही देगा, और ये जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर आगे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और आने वाले समय में जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो इसका खामियाजा मैक्रोन को भुगतना पड़ेगा। और ये जो बजट कम किया जा रहा है ना, तो इससे एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार में है वो सेंटर पार्टी है, लेकिन वहाँ पर लेफ़्ट पार्टी भी है, राइट पार्टी भी है। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो दोनों तरह की जो पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर फैसले लेने होंगे और आपको यहाँ पर बजट कम नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार ऐसा करने के लिए राजी दिखाई दे नहीं रही है। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलैरिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है मैक्रोन की, और वो अगला चुनाव यहाँ पर हार सकते हैं। और अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में यहाँ पर किसी एक पार्टी की सरकार काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से नहीं आई है। वहाँ पर हमेशा से जो लगातार सरकारें आती रही है वो गठबंधन वाली सरकार आती रही है, और अभी भी यहाँ पर जो फ्रेडरिक मर्ज जो वहाँ के चांसलर है वो भी गठबंधन सरकार के नेता है। और उसके जो दूसरे पार्ट हैं जैसे कि CDU है और CSU, कुछ ऐसे ही यहाँ पर पार्टियाँ हैं, तो वो यहाँ पर
फ्रेडरिक मर्स की पॉलिसियों से काफ़ी ज़्यादा खफा है भाई। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने आप को स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं भाई। यूरोप में जो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर यूक्रेन वॉर से हुआ था किसी का, जर्मनी को हुआ था। जर्मनी को वहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस जाती थी, सबसे ज़्यादा फ्यूल जाता था, क्रूड ऑयल जाता था वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन युद्ध के बाद से जर्मनी ने इसको कम करना शुरू कर दिया और इससे यहाँ पर क्या हुआ, महंगे में तेल खरीदने लगे, महंगे में गैस खरीदने लगे। उससे यहाँ पर बजट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। तो इसी चीज़ को संभालने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी में चेंजेस करने शुरू कर दिए और बहुत सारी दूसरी चीज़ शुरू कर दी। लेकिन जो गठबंधन पार्टनर थे उनके, उन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना ऐसी बोली कि हो सकता है आने वाले समय में कि जो गठबंधन है वो टूट जाए और हमें फिर से कोई ना कोई ऐसा चुनाव देखने को मिले जर्मनी में। तो भाई देखा जाए तो पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई है। और इसके अलावा जो यूक्रेन वॉर है उससे भी यहाँ पर जो यूरोप है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड हो गया है भाई। कुछ देश यहाँ पर सपोर्ट करते कि भाई नहीं, यूक्रेन में हथियार जाने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है, ये देश चाहते हैं कि यूक्रेन को हथियार दें। लेकिन बहुत सारे दूसरे देश हैं जो नहीं चाहते, जैसे कि सर्बिया है, हंगरी है, ये कुछ ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि हम अपने पैसे, अपने हथियार यूक्रेन को दें, क्योंकि उनका संबंध यहाँ पर रशिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और वहाँ से उनको सस्ती गैस मिलती है, सस्ता क्रूड ऑयल मिलता है। तो वो यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट जाते नहीं हैं। तो इसी वजह से उन्होंने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस नहीं लगाए, रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि जो यूरोप है वो डिवाइड हो गया है। कुछ देश यहाँ पर रशिया के साथ है तो कुछ देश यहाँ पर यूक्रेन के साथ है। तो बहरहाल यहाँ पर इस चीज़ से डिवाइड हो गया और जो पूरे दुनिया में यहाँ पर विश्व गुरु बने फिरते थे ये देश फ्रांस, जर्मनी और यूके, तो उनके जो विश्व गुरु वाली छवि जो है ना वो पूरी धूल में मिट गई है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई कि जो देश विश्व गुरु बनना चाहता था ये बन चुका है, वो अब यहाँ पर कहीं से भी विश्व गुरु नहीं है। और भारत यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि हमें यहाँ पर विश्व गुरु बनना चाहिए। अब बनता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई किस तरह से चीज़ें चली। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।